अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज डाइटिशियन मोहम्मद उमर इकबाल और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाइट थेरेपी ऑफ लिवर सिरोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि लिवर सिरोसिस बेसिकली क्या है। तो लिवर सिरोसिस इज द एंड स्टेज ऑफ लिवर इंजरी जो कि इरिवर्सिबल होता है। अच्छा, अब जो लिवर सिरोसिस की कंडीशन है उसमें ये हो रहा होता है कि बॉडी में मुसलसल जो है लीवर में मुसलसल इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शनिंग सेल्स है लीवर के वो डैमेज हो जाते हैं और लीवर अपने जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो लिवर सिरोसिस है इसमें ये हो रहा होता है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग सेल्स जिसको हम हेपेटोसाइट भी कहते हैं, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द स्कार्स टिश्यू। ठीक है जी। रीजनरेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है उसके दौरान जो नॉर्मल जो हेपेटोसाइट है वो स्कार्स टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे लीवर पे जो है ये आपको स्कार्स जो प्रेजेंट है वो नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो एक डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक हेल्थी लीवर है और ये जो है वो सिरोसिस लीवर है। ठीक है। अब अगर आप हेल्थी लीवर की तरफ देखें तो इसकी जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, प्लेन है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी तरफ देखें तो यहाँ पे आपको जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे स्कार्स टिश्यू। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये एक डायग्राम है जिसमें हम लोग जो इसका स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर वो देख सकते हैं जी। ये नॉर्मल लीवर है। ठीक है। नॉर्मल लीवर में हमारे पास लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सेंट्रल वेन होती है, आर्टरीज होती है जिसमें जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से भी आ रहा होता है और कार्डियक सिस्टम से भी आ रहा होता है। ठीक है। अगर सिरोसिस लीवर को देखें तो इसमें हमारे पास फाइब्रस सेप्टा है। ठीक है जी। फैटी सेल्स जो है जी ये बन रहे हैं। ठीक है जी। ये हम अगर इस पे देखें तो हेपेटोसाइट के जो इर्द गिर्द फैट जो है फैट की लेयर एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है। फैट एक्यूमुलेट हो रही है जिसकी वजह से फैटी सेल्स बन रहे हैं और यहाँ पे नेक्रोसिस। ठीक है जी। नेक्रोसिस हो रही है, सेल डैमेज हो रहे हैं। जितने ज़्यादा सेल डैमेज होंगे उतनी ज़्यादा जो स्कार्स फॉर्मेशन है वो हो जाएगी लीवर पे। ठीक है। अच्छा, अब क्या है जी, इसकी वजह से जो है ना स्कार फॉर्मेशन की वजह से लीवर अपना फंक्शन जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है। और अब आ जाते हैं जी एसाइटिस। ठीक है। जब लीवर सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती है जिसमें से एक एसाइटिस भी है। अब एसाइटिस क्या है जी? एसाइटिस बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बेली रीजन, कि आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है। जिसे हम लोग आम जुबान में कहते हैं पानी का भर जाना, पेट में पानी भर गया। ठीक है। उसको हम लोग एसाइटिस कह रहे होते हैं। अब एसाइटिस बेसिकली क्यों होती है? ठीक है जी। जो ब्लड आ रहा होता है लिवर में, ठीक है, उसके फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है और जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइवर्ट हो जाता है, वहाँ पे उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और जो फ्लूइड है वो उसकी लीकेज हो जाती है। ठीक है जी। और वो जो फ्लूइड है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। एक तो ये रीज़न थी और जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि ये रीनल सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। और जो हार्मोनल फंक्शंस होते हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देते हैं, लाइक ADH और जो एल्डोस्टेरोन है, ठीक है, उनके फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बॉडी बजाय इसके कि वो फ्लूइड को बॉडी से एक्सक्रीट करे, फिल्टर करे, वो फ्लूइड को बॉडी में रिटेन कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब साइंस और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो इसके जो साइंस और सिम्टम्स हैं उसमें एनोरेक्सिया आ जाता है कि पेशेंट को भूख वगैरह नहीं लगती है। ठीक है। नोज़िया आ जाता है, मतली वगैरह का होना, वॉमिटिंग आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, जो पेट है वो सख्त सा हो जाता है। और ये जो है वो सिम्टम्स हैं ऑनसेट ऑफ सिरोसिस की। ठीक है जी। अब ये जो सिम्टम्स है ये अर्ली स्टेज की है, सिरोसिस का जो अर्ली स्टेज है उसकी सिम्टम्स है। अगर हम लोग बात करते हैं एडवांस सिरोसिस की या एंड स्टेज सिरोसिस की तो उसकी जो सिम्टम्स है उसमें हमारे पास एसाइटिस आ जाती है, एसोफेजियल वेरिकोज आ जाता है। ठीक है। और इसके अलावा साथ साथ हमारे पास इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी आ जाती होती है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ लिवर सिरोसिस। इसकी जो कॉजेज है वो हम लोग एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, दैट इज़ ABCD पिंट। ठीक है। तो इसी स्टैंड फॉर A फॉर हेपाटाइटिस A, हेपाटाइटिस B, ठीक है, हेपाटाइटिस C एंड D फॉर ड्रग्स। तो ये सारी इसकी कॉजेज है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं NFL-D की तो इसमें हमारे पास जेनेटिक रिस्क आ जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पुअर डाइट, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह। ठीक है। तो ये सारा जो है इसमें आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है जी।
अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं जी लिवर सिरोसिस के स्टेजेस की। जैसे कि मैंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म डैमेज की वजह से होते हैं, तो लिवर सिरोसिस कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है कि आपको एक ही दिन में हो जाएगी, ठीक है, बल्कि ये जो है प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक जो बंदा है वो डेली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, तो वो जब डेली बेसिस पर अल्कोहल ड्रिंक करेगा तो उसका जो लीवर है उसमें ट्राइग्लिसराइड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी, ठीक है, फैट के डिपॉजिट बन जाएंगे जिसकी वजह से लिवर इनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है, और फिर वो फर्दर हमारे पास प्रोग्रेस कर जाएगा लिवर फाइब्रोसिस की तरफ, जिसमें स्कार्स फॉर्मेशन हो जाएगी, लिवर की इंजरी होगी, ठीक है, और उसके बाद वो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो मतलब प्रोग्रेस कर जाएगा लिवर सिरोसिस की तरफ। अब लिवर सिरोसिस जो है इसमें हमारे पास स्कार्स की फॉर्मेशन हो रही है, उसकी वजह से लीवर हार्ड हो जाएगा, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो लीवर है वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो फैटी लीवर है, फैटी लीवर हम क्या कहते हैं कि फैटी लीवर कितनी फैट एक्यूमुलेट हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है फैटी लीवर बन गए, ठीक है। तो इसमें ये है जी, अगर आपके टोटल लीवर में 5% या अगर हम लोग एक हेपेटोसाइट की बात करते हैं उसमें जो फैट की कंपोजिशन है, फैट की क्वांटिटी है वो 5% से ज़्यादा हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये फैटी लीवर है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो लिवर सिरोसिस की कंडीशन आ जाती है ना, इसमें जो है ना वो डाइट थेरेपी भी वर्क नहीं कर रही होती, तो इसका अल्टीमेटली जो गोल है वो फिर यही होता है कि हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाए, ठीक है। तो अब जो डाइट थेरेपी वो 3 तरह से यहाँ पे वर्क कर सकती है जी। एक तो ये है कि हम लोग बैलेंस डाइट लें, जब बैलेंस डाइट लेंगे तो हम लोग प्रिवेंट करेंगे, तो ये हो जाता है जी प्रिवेंटिव डाइट थेरेपी, ठीक है। अब अगर हम लोग उसको इनिशियल स्टेज पे सिरोसिस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं लाइक फैटी लीवर की स्टेज पे, तो हम लोग इंटरवेंशन करके उसको क्योर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यूरेटिव डाइट थेरेपी। लेकिन अगर हम लोग उसको लेटर स्टेज पे आइडेंटिफाई करते हैं लाइक फाइब्रोसिस के स्टेज पे, स्टेज नंबर 3 F3 पे या F4 पे, तो फिर जो है वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं। फिर इसका जो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यही होता है कि हम लोग जो डाइट के जरिए ना डिले कर सके इसकी प्रोग्रेशन को, और तब तक डिले कर सके जब तक हमें डोनर मिल जाए, ठीक है, ताकि हम लोग जो पेशेंट है उसको लिवर फेलियर से बचा सकें और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट की तरफ जा सके, ठीक है जी, फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो पेशेंट को। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग डाइट थेरेपी की तरफ। अब डाइट थेरेपी में क्या है जी, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी फूड पेशेंट को देनी चाहिए, उसका डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए और उसके डाइटरी जो प्रिंसिपल है मॉडिफिकेशन के वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं जी ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी। जो ऑब्जेक्टिव उसके ये कि हमने पेशेंट को माल न्यूट्रिशन से बचाना है जी, ठीक है, और ये जो डाइट हम पेशेंट को देंगे ये हाई कैलोरिक और हाई प्रोटीनिक डाइट होगी, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हम लिवर रीजनरेशन कर सकें, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को करेक्ट कर सकें और जो प्रोटीन इंटॉलरेंस हो चुकी है, ठीक है, उसको करेक्ट कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो अब कुछ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन के जिसका हमें ख्याल रखना है मील प्लानिंग करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो लिवर सिरोसिस के केस में हम पेशेंट को हाई प्रोटीनिक डाइट दे रहे होते हैं, ठीक है जी। और अगर हमारे पास पेशेंट जो है उसमें हेपेटिक कोमा ना हो तो हम जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो 1 से 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट रख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने पेशेंट को प्रिवेंट करना है हेपेटिक कोमा से तो उसमें फिर हम लोग जो प्रोटीन है उसकी क्वांटिटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं बिटवीन 35 to 50 ग्राम, ठीक है। और अगर हमारे पास हेपेटिक कोमा का कोई साइन या कोई सिम्टम डेवलप होना शुरू हो जाए, हमें नज़र आता हो कोई साइन या सिम्टम, ठीक है, तो हम लोग फिर क्या कर रहे होते हैं, ये जो क्वांटिटी होती है प्रोटीन की वो 35 ग्राम कर देते हैं, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना होता, ठीक है। और अगर हमारे पास, ठीक है जी, हेपेटिक कोमा हो जाता है तो जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 0 से 20 ग्राम तक, ठीक है, 20 ग्राम से एक्सीड नहीं करनी होती, ठीक है जी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली हम लोग इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हाई कार्बोहाइड्रेट टाइप दे रहे होते हैं जिसमें 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, ताकि जो पेशेंट है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके और बॉडी की प्रोटीन जो है वो यूज़ ना करे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये आ जाता है कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उसमें हम लोग फिर ये कर रहे होते हैं कि जो जनरल जो डाइटरी गाइडलाइन है डायबिटीज़ की उसको
फॉलो करेंगे और ऐसी फूड देंगे पेशेंट के जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब आ जाते हैं जी फैट क्या है जी। अब कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें बाइल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है जी, या बाइल जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता, या फैट इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है लिवर की, जिसकी वजह से फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होती है ठीक तरह से। तो इस सिचुएशन में हम लोग जो पेशेंट होता है उसमें उसको सब्स्टिट्यूशन देते हैं, ठीक है, लाइक मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड हो गया। लेकिन अगर एडवांस सिरोसिस हो जाते हैं तो फिर हम लोग ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये रिकमेंड नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी विटामिन और मिनरल्स की। तो जो सिरोसिस के पेशेंट होते हैं उसमें हमारे पास जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और बी कम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, बेसिकली ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे होते ठीक तरह से। ठीक है, और इसके अलावा साथ साथ जो हमारे पास सीरम कैल्शियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है और जिंक है, ठीक है जी, इनका लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। और लीवर के पेशेंट को बाज़ औक़ात हम लोग पोटाशियम सप्लीमेंट दे रहे होते हैं इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो पेशेंट उसमें नोज़िया, वॉमिटिंग और डायरिया हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है जी, तो इस वजह से जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट हैं उनमें हम लोग विटामिन सप्लीमेंट जो है वो रेकमेंड कर रहे होते हैं ताकि जो लीवर के स्टोर है उसको रिप्लेनिश किया जा सके और जो लीवर के टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनका जो डैमेज है उसको रिपेयर किया जा सके। स्पेशली अगर जो पेशेंट है वो कुछ खा भी नहीं रहा होता, ठीक है, तो हम लोग फिर ये सप्लीमेंट दे रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं जी सोडियम की। अगर तो पेशेंट जो है उसमें एसाइटिस है या एडिमा है तो जो सोडियम की क्वांटिटी है वो हम लोग 500 mg से 1000 mg तक जो है वो लिमिट कर देते हैं थ्रू आउट द डाइट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इतनी कम क्वांटिटी करेंगे तो हम लोग फूड भी ऐसी चूज़ करेंगे जिसमें नेचुरली सोडियम जो है वो कम पाया जाता हो। ठीक है, और बाजू का जो है हमारे पास ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है कि हमने जो है वो फ्लूइड को भी लिमिट करना होता है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी की। तो अगर तो हमारे पास पेशेंट है, ऐसा पेशेंट है जिसमें एसोफेजियल वेरिकोस प्रेजेंट है, तो हम लोग जो पेशेंट है उसको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देंगे और सेमी और लिक्विड डाइट देंगे ताकि जो हेमरेज है और रैप्चर है उससे बचा जा सके। ठीक है जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं जी फूड चॉइसेस की कि किस तरह की फूड जो है हमें चूज़ करनी चाहिए लीवर सिरोसिस के पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे उसके लिए मैं आपको एक टेबल प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं और उसमें आपको बताया गया है कि कौन सी फूड आप अलाउ कर सकते हैं और किस तरह की फूड आपने उनको अवॉइड करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है। तो आपने जब पेशेंट का डाइट प्लान बनाना है तो आपने ये फूड चॉइसेस अपने सामने रखनी है और इसी को देखते हुए आपने जो है वो डाइट प्लान बनाना है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो अलाउ है वो आपने डाइट प्लान में इंक्लूड करनी है और ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करनी है वो आपने उसमें से रिस्ट्रिक्ट कर देनी है, ख़त्म कर देनी है। ठीक है, जो आपने इंक्लूड नहीं करनी डाइट प्लान में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक सैम्पल डाइट प्लान जो है उसकी बात कर लेते हैं जी। ये मैं आपके सामने एक सैम्पल डाइट प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास प्रोटीन की क्वांटिटी 40 ग्राम है और फैट की हमारे पास 40 ग्राम है और कार्बोहाइड्रेट की 300 ग्राम है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने एक सैम्पल डाइट प्लान है जिसमें आपके सामने ब्रेकफास्ट आ गया कि आप ब्रेकफास्ट में किस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं पेशेंट को, और मिड मॉर्निंग स्नैक्स आ गया कि किस तरह के मिड मॉर्निंग स्नैक्स आप पेशेंट को दे सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास लंच है। ठीक है जी, और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मिड आफ्टरनून में इस स्नैक्स में हम लोग क्या दे सकते हैं पेशेंट को, और डिनर में क्या इंक्लूड कर सकते हैं पेशेंट के, और बेड टाइम में हम लोग पेशेंट को क्या दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था इसका एक सैम्पल डाइट प्लान। तो थैंक यू जी वीडियो देखने के लिए। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो